हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आप देखना शुरू कर दिए हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाय सागर सर। मैं हूं अनिरुद्ध सागर। तो हम लोग पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स में। अब तक हम लोग देखे थे कि प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, ये सब देखे थे। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या है। आपको मैं बहुत पहले से बताता चला आ रहा हूं, जब से थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, बताते चले आ रहे थे कि जब भी वर्क की बात हो या किसी सिस्टम की बात हो तो थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, कि एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है। पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपको यह बता चुका हूं कि फिजिक्स में आप वर्क किसे कहते हो, केमिस्ट्री में वर्क किसे कहते हो। आपको पता है कि फिजिक्स में आप वर्क उसी को कहते हो कि जब डिस्प्लेसमेंट हो। बिना डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो वर्क नहीं हुआ है। आप सीधे कह सकते हो कि वर्क नहीं हुआ, वर्क नॉट डन। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क हुआ है डेफिनेटली। केमिस्ट्री में भी वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा कहने का तरीका अलग है और कुछ नहीं है, बाकी सब वही है। ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में सपोज कर लीजिए कि ये इसका पिस्टन ऊपर से नीचे गया या नीचे से ऊपर आया, नीचे से ऊपर आया, तो इसके वॉल्यूम में चेंजिंग हुआ। अब जब वॉल्यूम में चेंजिंग होगा, वॉल्यूम में चेंजिंग होगा तो वर्क है। यानी केमिस्ट्री में आप वर्क तब कहते हो, जिस तरह से फिजिक्स में आप वर्क कब कहते हो, वर्क तब कहते हो कि जब डिस्प्लेसमेंट हो। लेकिन केमिस्ट्री में आप वर्क किसे कहोगे, वर्क आप तब कहोगे जब वॉल्यूम में चेंजिंग हो। अगर वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ है, उसको आप वर्क नहीं कह सकते हो। वह वर्क की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा अगर वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं हुआ। तो अब हम देखते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क ये आखिर है क्या चीज, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क में हम ये देखेंगे, ये हमारा पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है। अब इसका वॉल्यूम सपोज कर लीजिए कि ये है। ठीक, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम। अब हम क्या किए कि अगर इस पे प्रेशर लगा दें, अब आपको पता है कि अगर ये पिस्टन यहां है तो इस कंडीशन में अगर P एक्सटर्नल जो इस पे लग रहा है, P एक्सटर्नल यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर, अगर सिलेंडर के गैस के प्रेशर के बराबर है, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि अगर P एक्सटर्नल इक्वल टू P इंटरनल के इक्वल है तो ये पिस्टन अपनी जगह पे पड़ा रहेगा। इसमें कोई एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं होगा, अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना तो नीचे आएगा। जब कोई पिस्टन ऊपर जाता है तो इसके वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसे एक्सपेंशन कहते हैं, एक्सपेंशन। और जब ये नीचे आएगा पिस्टन तो वॉल्यूम कम होगा, और जब वॉल्यूम घटेगा तो उसे कंप्रेशन कहते हैं। क्यों भाई, नीचे अगर आप दबाओगे तो गैस को, पिस्टन को क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस, तो उसे कंप्रेशन कहते हैं। तो यहां पे अगर P एक्सटर्नल P इंटरनल के इक्वल है तो कोई प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन अगर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी सी चीज है बट ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए पहले से। अगर P एक्सटर्नल आपका P इंटरनल से ज्यादा है, P इंटरनल से ज्यादा है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर अधिक है एज कंपेयर टू P इंटरनल, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में यानी एक्सटर्नल ज्यादा है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा लग रहा है इस पे और इसका प्रेशर कम है, तो यहां पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। क्यों भाई, तो ये पिस्टन क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, कंप्रेस यानी कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन। और अगर
पी एक्सटर्नल, पी इंटरनल से, पी इंटरनल यानी इंटरनल प्रेशर अधिक है, ज्यादा है, इंटरनल प्रेशर ज्यादा है, तो ये ऊपर धक्का देगा, इसको ऊपर देगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, क्या होगा, कंप्रेशन का जस्ट अपोजिट क्या होगा। तो पी एक्सटर्नल अगर कम है और पी इंटरनल अधिक है तो क्या होगा, यहां पे क्या होगा, कंप्रेशन का जस्ट अपोजिट। क्या बताए हैं, क्या बोले हैं, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन यानी कंप्रेशन कब होगा, एक्सपेंशन कब होगा, ये आपको जानना जरूरी है। कंप्रेशन कब होगा कि जब एक्सटर्नल प्रेशर अधिक हो एज कंपेयर टू इंटरनल प्रेशर ऑफ सिस्टम, तो कंप्रेस होगा पिस्टन। और अगर इंटरनल प्रेशर अधिक है एक्सटर्नल प्रेशर से तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। यहां ये आपके लिए जानना जरूरी है। अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क, अब आपको मैं ये बताया कि वर्क किसे कहेंगे, वर्क। तो आप ये देखो, आपको मैं पहले ही बताया हूं कि केमिस्ट्री में वर्क आप तब तक नहीं कहोगे जब तक वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होगी। मींस अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के इक्वल है तो यहां पे वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के इक्वल है तो वहां पे ना तो कंप्रेशन होगा ना तो एक्सपेंशन होगा, यानी वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं आएगा। और जब वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं आएगा तो वहां पे वर्क नहीं हुआ है, वर्क नहीं हुआ। लेकिन अगर दोनों के पिस्टन के बाहर एक्सटर्नल और पिस्टन के अंदर दोनों तरफ अगर प्रेशर डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है कि या तो कंप्रेशन होगा और या तो एक्सपेंशन होगा, यानी वॉल्यूम में चेंजिंग होगी दोनों कंडीशन में। या तो कंप्रेशन हो या तो क्या हो, एक्सपेंशन। दोनों कंडीशन में वॉल्यूम में चेंजिंग होगी। जब वॉल्यूम में चेंजिंग होगी तो डेफिनेटली वर्क होगा। यानी आप किस तरह से कहिएगा, P इंटू बी, प्रेशर वॉल्यूम को ही आप क्या कहते हो, वर्क कहते हो। प्रेशर वॉल्यूम को आप वर्क कहते हो केमिस्ट्री में। या इसको आप वैसे देख लीजिए, आराम से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम ये वर्क हुआ, ये इसे आप वर्क कहोगे डेफिनेटली। क्यों वर्क कहोगे, कैसे वर्क कहोगे, कि किस तरह से आप इसको मानोगे कि यह वर्क है, कैसे मानोगे। अरे भाई देखो ना, वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट आपको पता है क्या होती है, जूल होती है। बोलिए भाई, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। अब आप ये बताओ कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट पास्कल में होती है, पास्कल में, न्यूटन मीटर में होती है, बार होती है। तो आप वैसे देख लीजिए, प्रेशर की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसकी यूनिट है, प्रेशर की। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। क्यों भाई, वॉल्यूम क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यही तो है वॉल्यूम। तो ये हुआ। अब आप ये बताओ ये किसके इक्वल आएगा, न्यूटन मीटर। इसको आप किसके इक्वल कीजिएगा, न्यूटन मीटर कहिएगा। बोलिए भाई, न्यूटन मीटर। और आपको पता है न्यूटन मीटर किसकी यूनिट है, जूल की। तो वर्क हुआ कि नहीं हुआ, आप इसको प्रूव कर लीजिए, आसानी से प्रूव कर लीजिएगा कि यह वर्क हुआ। यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम को आप वर्क कहोगे। यानी क्लियर हुआ कि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में अंतर नहीं है, केवल कहने का तरीका थोड़ा सा अंतर है कि वहां डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क कहलाया और यहां वॉल्यूम में चेंजिंग हुई तो वर्क कहलाया। वॉल्यूम में चेंजिंग कब होगी पिस्टन में, सीधी सी बात है, जब प्रेशर क्या होगा, चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर और वॉल्यूम को ही हम क्या कहते हैं, वर्क। तो आज हम देखते हैं कि वर्क को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। वर्क
ठीक, इसको नोट कर लीजिए, आपके काम की चीज है। ये तो आपको ये मैं प्रूफ कर रहा था कि प्रेशर वॉल्यूम को हम वर्क कैसे कहेंगे, कब कहेंगे, क्यों कहेंगे कि प्रेशर वॉल्यूम को हम वर्क कह सकते हैं। और आपने देख लिया कि प्रेशर वॉल्यूम को हम वर्क कह सकते हैं डेफिनेटली। अब आप ये बताओ, सपोज कर लो वैसे एक्चुअल में अगर आप देखिएगा तो प्रेशर वॉल्यूम यानी वर्क को केमिस्ट्री में प्रेशर वॉल्यूम वर्क, अगर कोई प्रेशर के कारण वॉल्यूम में चेंजिंग हो रही है, जो वर्क हो रहा है उसको आप इस तरह से कैसे रिप्रेजेंट करते हो मैथमेटिकल टर्म में। आप रिप्रेजेंट करने के लिए आप कहते हो कि W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल इंटू dV। यह आप लिखते हो dV, ये माइनस में लिखते हो, यहां क्या लगाते हो माइनस। ये जनरलाइज फॉर्म में ये फार्मूला होता है। अगर इसका वॉल्यूम इनिशियल का वॉल्यूम कितना था, ये V1 है और ये V2 है, तो आप यहां कह सकते हैं V1 से लेके V2 तक। तो ये जो है ये वर्क का, फिजिक्स में वर्क का ये जनरलाइज फार्मूला है। इसको आप यूज करते हो, हर जगह यूज करते हो। लेकिन ये फार्मूला कैसे आया आपके एकेडमिक एग्जाम में तो पूछ दिया जाता है, बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है कि कैसे आया है, कहां से आया है। केवल आप इसका यूज करते हो। तो मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूं कि ये कैसे आया, इसको आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कर लीजिए कि यह कोई पिस्टन था, हमारा सिलेंडर है और इस सिलेंडर का ये पिस्टन था, इसका वॉल्यूम कितना था V1 है इनिशियल में वॉल्यूम V1। अब हमने क्या किया, इस पे प्रेशर लगाया। जब इसमें प्रेशर यानी इंटरनल प्रेशर हमने बढ़ाया, जब इंटरनल प्रेशर आप बढ़ाओगे तो इसका पिस्टन जो है, इसका पिस्टन कुछ ना कुछ मूव करेगा। अब जैसे ही मूव करेगा तो कुछ ना कुछ इसके वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी। बोलिए भाई, थोड़ी बहुत तो चेंजिंग आएगी। अब ये इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं कितना हो गया, V2 हो गया, V1 से V2 हो गया। तो यहां पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा बहुत भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसको अगर आप कह दो, क्या कह दो, dx कह दो या dl कह दो, कुछ भी कह दीजिए, चलिए dx कह दिए। थोड़ा बहुत हुआ यानी इसके वॉल्यूम में इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। और जब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां, जब ये पिस्टन यहां से यहां चला आया, तो इसके डिस्प्लेसमेंट को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए dx के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन अब आपसे अगर ये पूछें कि इसके वॉल्यूम में चेंजिंग कहां से कितनी आई, तो वॉल्यूम में चेंजिंग आप कैसे बताओगे। वॉल्यूम में चेंजिंग, इसका वॉल्यूम V1 था, इसका वॉल्यूम यहां पर फिर वॉल्यूम इसका कितना हो गया, वॉल्यूम में चेंजिंग V1 से V2 हो गया। तो थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंजिंग आई, तो सपोज कर लीजिए आप यहां लिख दीजिए कि चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हुआ, तो इसको चलिए हम मान लेते हैं dV है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, ये कितना हुआ था, सपोज कर लेते हैं dx हुआ था, dx, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑल ओवर वॉल्यूम में जो चेंजिंग आई, ऑल ओवर ये वॉल्यूम में dV चेंजिंग आई थी, यहां dx लिखे हैं, क्या था डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम में चेंजिंग आई थी। अब मान लीजिए कि टोटल वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, तो वॉल्यूम में जो चेंजिंग होगी, इस चेंजिंग को दर्शाने के लिए आपको तो ये भी बताना पड़ेगा चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम dV है, तो इसको दर्शाने के लिए आपको कैसे कैलकुलेट करोगे। अरे भाई, ये हमारा पिस्टन था, पिस्टन हमारा ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी लंबाई में कितनी, इसका कितना लेंथ कम हुआ या ज्यादा हुआ, दोनों कंडीशन में आप कह सकते हो, लेंथ कम हुआ या ज्यादा हुआ। लेकिन ये इस बात पर भी तो डिपेंड करेगा कि कितना एरिया है, इसका एरिया कितना है, क्यों भाई, तो एरिया पर भी डिपेंड करेगा ये। तो अगर आपको निकालना हो कि टोटल इसके वॉल्यूम में चेंजिंग कितनी आई, तो आप सीधे कह सकते हो dV इक्वल टू क्या निकाल सकते हो, एरिया, क्यों भाई, कितनी एरिया थी इसकी, और प्लस इसके लेंथ यानी डिस्प्लेसमेंट कितना
हुआ, यानी a इंटू डी एक्स कह सकते हो, बोलिए हाँ या ना। ये आप कह सकते हो कि चेंज इन वॉल्यूम हुआ, चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर हुआ? तो चेंज इन वॉल्यूम आपने निकाल लिया, कितना आया? एरिया इंटू डी एक्स, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब आप ये बताओ कि इसमें आखिर ऐसा क्यों हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हमने इस पर फोर्स लगाया, हमने इस पर फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाएंगे तब तो ही जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम फोर्स किधर से लगा रहे हैं, फोर्स किधर से दे रहे हैं, चाहे हम इधर से देंगे या तो इधर से, तो फोर्स लगा रहे हैं। तो आपको पता है कि फोर्स हम कब लगाएंगे? एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस पे लग रहा है, यानी पी एक्सटर्नल लग रहा है, पी एक्सटर्नल, ठीक। लेकिन अब पी एक्सटर्नल के बराबर हम फोर्स लगाएंगे? नहीं, अरे भाई, फोर्स को आप क्या कहते हो? फोर्स को आप किस तरह से कह सकते हो? प्रेशर इंटू एरिया, कितने एरिया में आप फोर्स लगा रहे हो। अरे भाई, आपको पता है कि क्या F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू P इंटू ए, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शन। तो यहां पे आप फोर्स किधर लगा रहे हो? फोर्स किधर को आप लगा रहे हो? आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स P एक्सटर्नल जो है उसके अपोजिट में लगा रहे हो, अपोजिट, या ऐसे कह दिया, हाँ, उसके अपोजिट में लगा रहे हो, ठीक, अपोजिट में। तो सीधे आप कह सकते हो कि फोर्स इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू एरिया। बोलिए हाँ भाई, क्यों भाई? पी एक्सटर्नल इंटू एरिया। अब आप ये बताओ कि इस कंडीशन में अब अगर आपको ये बताना है वर्क, तो आपको पता है कि वर्क क्या होता है, वर्क किसे कहते हो? वर्क W इक्वल टू आप जानते हो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों भाई? डिस्प्लेसमेंट ही आपका फोर्स कहलाता है, फोर्स। तब आप ये बताओ, सॉरी, ये वर्क कहलाता है। तो अगर आप वर्क निकालना चाहोगे तो थोड़ा सा ही तो वर्क हुआ होगा। अरे भाई, पिस्टन थोड़ा सा खसक गया, हमने थोड़ा सा वर्क किया, हमने थोड़ा सा इस पे प्रेशर लगाया, तो थोड़ा सा पिस्टन खसक गया, वॉल्यूम में चेंजिंग हुई, तो वर्क हुआ, तो थोड़ा सा वर्क हुआ। तो चूंकि वर्क जितना भी हुआ, थोड़ा हुआ ज्यादा हुआ, कंप्लीट वर्क, यानी इसको दर्शाने के लिए आप क्या कर दो, डेल्टा के फॉर्म में लिख दो, डेल्टा डब्ल्यू, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू को आप सीधे कह सकते हो क्या, कि कितना फोर्स आपने लगाया, किधर? एक्सटर्नल की तरफ। चूंकि एक्सटर्नल की तरफ लगाया हो, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर से प्रेशर लग रहा है, तो इसको माइनस लिखोगे आप, माइनस लिखोगे, तो सीधे आप कह दो पी एक्सटर्नल। क्यों भाई? पी एक्सटर्नल इंटू क्या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट जितना वॉल्यूम में चेंजिंग हुई, वही तो डिस्प्लेसमेंट है, वही तो है। ये क्या? डीबी। यानी डब्ल्यू को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ये आप बताओ कि इसको इस तरह से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हो। W इक्वल टू फोर्स को आप किस रूप में लिखे हो? फोर्स को आप लिखे हो, फोर्स यहां पे, फोर्स को किस तरह से आप यहां रिप्रेजेंट किए हो? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? पी एक्सटर्नल इंटू एरिया। अब आप एक काम करो, फोर्स जो है इसकी वैल्यू को यहां रखो, यानी आप कह सकते हो पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू डीबी। बोलिए हाँ, कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत। अब आप ये बताइए कि एरिया और डीबी क्यों करेंगे? चलिए ठीक है, डीबी मत कीजिए, कितना इसमें चेंजिंग हुआ है तो डीएक्स कह दीजिए, सॉरी, ठीक। अब आप ये बताओ कि डीबी को आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हो? डीबी इक्वल टू ए इंटू डीएक्स। तो है इतनी वैल्यू, ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ गई?
अच्छा यहाँ पे आप फोर्स लगाए थे ना, इसके अपोजिट लगा रहे थे, सिंबल लगाना हम भूल गए, यहाँ निगेटिव बहुत जरूरी चीज है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव आपने, अरे भाई क्यों आप उल्टा जो है लगा रहे थे, जितना एक्सटर्नल लग रहा था उसके अपोजिट में लगा रहे थे ना। ठीक, तो यहाँ पे निगेटिव आप लगाओगे। अब ये बताओ ये इतनी वैल्यू किसके इक्वल है, डीबी के इक्वल है। तो यहाँ सीधे कर सकते हो कि W इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीबी। बोलिए भाई, इसको आप इस तरह से कह सकते हो। चूंकि इसमें थोड़ा सा, बहुत ज्यादा, ऑल ओवर कितना चेंजिंग आया, यानी इसका वॉल्यूम जितना भी चेंजिंग आया, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम V2 था, तो V1 से V2 तक आप ले गए। ठीक, तो इसको निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन लीजिएगा तो आपको फाइनल क्या नजर आएगा, फाइनल क्या लगेगा, फाइनल आप यही नहीं कहोगे, फाइनल के लिए आप लिख दो W, तो यानी लिखोगे W इक्वल टू सीधे माइनस ऑफ इंटीग्रेशन क्या, P एक्सटर्नल इंटू डीबी। क्यों भाई, वही चीज तो लाई डीबी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब वॉल्यूम इसका चेंजिंग कितना आई, इसको आप सीधे कह सकते हो V1 से लेके V2 तक हुआ था, V2 तक। ठीक, यानी यही जो है जनरलाइज फार्मूला जो आपको मैं बताया था कि यह प्रेशर वॉल्यूम वर्क को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बताइए यहां तक आ गया कि नहीं, यह फार्मूला आपका आ गया। ठीक, फिर से आप देख लीजिए, प्रेशर वॉल्यूम को आप वर्क कहते हो। क्यों वर्क कहते हो, मैं आपको बता दिया, यूनिट के अकॉर्डिंग आप उसको प्रूव कर सकते हो। ठीक, वर्क को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जनरलाइज फार्मूले के में। अब ये फार्मूला कहां से आया, चेंज इन वॉल्यूम, आपको मैं बताया वॉल्यूम में चेंजिंग डीवी हुई है, यानी V2 से V1 तक गया है, थोड़ी से वॉल्यूम में चेंजिंग हुई डीवी, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, dx हुआ। ठीक, तो dV इक्वल टू क्या, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका चेंज इन वॉल्यूम आ गया। ठीक, और वर्क को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। इस फार्मूले को आप इस वैल्यू को यहां पुट किए और आपको निकल के आया यह क्या, प्रेशर वॉल्यूम वर्क का जनरलाइज फार्मूला। तो इसको आप नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट करते जाइए और आप आसानी से प्रेशर वॉल्यूम वर्क इसको आप इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं, इस फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। अधिकांश बच्चे इससे डरते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं, बस 2 मिनट आप धैर्य रखिए, 2 मिनट इसको आराम से देख लीजिए और साथ में नोट करते रहिए, आपको पूरी तरह से आ जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि इसको इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे, तो इसको आप यही देख लीजिए, इस फार्मूले को आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले को यहीं रहने दीजिए, इसको हम हटाते हैं। आपका फार्मूला क्या था, आपका फार्मूला था W इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो W इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम, और इसकी लिमिट आप क्या लगा दिए, V1 से V2 तक। ये तो आपका जनरलाइज फॉर्म है। अब आपको ये पता है कि अगर आपका प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है, क्या है, इरिवर्सिबल है, तो इसके लिए आपको पता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अभी हम पढ़ के आए हैं कि क्या होता है, P एक्सटर्नल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब इस फार्मूले को किसको, W इक्वल टू माइनस ऑफ V1 से V2 P एक्सटर्नल इंटू dV,
इसमें ये आपका कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, यानी माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल, क्यों भाई, इंटू डीबी, बोलिए भाई डीबी, और इसकी लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगा दीजिए, जब लिमिट लगाइएगा तो ये क्या आएगा, माइनस पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल, क्यों भाई, V2 माइनस V1। यह है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क का फार्मूला निकल के आया, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब इसी तरह से आप रिवर्सिबल के लिए निकाल सकते हैं, रिवर्सिबल के लिए, ये तो आपका इरिवर्सिबल के लिए हो गया। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप क्या कर सकते हो, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यहां देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है रिवर्सिबल प्रोसेस अगर है तो प्रेशर एक्सटर्नल इज नॉट, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता। और जब कांस्टेंट नहीं है तो ये वैल्यू आप सीधे उसी तरह से रखिएगा, यानी W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस ऑफ पी डेल वी, इसको आप एज इट इज रख दीजिए। तो यह आपका किसके लिए हो गया, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक। तो यह आप किस तरह से वर्क के फार्मूले को आप अप्लाई करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। एक चीज और आप देख लीजिए, एक चीज और आप देख लीजिए, इस फार्मूले से ही, इस फार्मूले से ही इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हटाते हैं तब बताते हैं। हो गया नोट, चलिए अगर सपोज कर लीजिए कि पिस्टन में, आगे आप पढ़ते हैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना होने पावे, यही मैं तुरंत आपको बता देता हूं। अगर पिस्टन में एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन का मतलब कि पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और जब ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ये V2 है, ये V1 है, V1 है, यानी आप कह सकते हो इन केस ऑफ एक्सपेंशन, क्यों भाई, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, एक्सपेंशन के केस में आपको पता है कि V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। तो जब ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि डेल V की वैल्यू क्या आएगी, आपको पता है कि डेल V की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्यों भाई, जब V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा है तो डेल V की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और जब ये वैल्यू पॉजिटिव है, क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है फार्मूले में नेगेटिव है, इसका मतलब कि यहां पे वर्क क्या आएगा, वर्क यहां पे नेगेटिव होगा, क्यों भाई, वर्क नेगेटिव। समझने का प्रयास कीजिए, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अगर साइन कन्वेंशन आपसे जरा सा भी गलती हुआ तो टोटल क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, वो गलत आंसर आएगा, ठीक। तो अगर पिस्टन में एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन होने का मतलब क्या कि पिस्टन ऊपर जा रहा है, सिलेंडर में एक्सपेंशन हो रहा है तो पिस्टन ऊपर जाएगा, और जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा होगी, और इस कंडीशन में डेल V की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अब जब डेल V की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर पिस्टन में कंप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्रेशन, कंप्रेस हो रहा है, यानी यहां से यहां आ रहा है, तो क्या हुआ, V1 V2। अब इस कंडीशन में आप ये बताओ कि V2 जो है वह V1 से छोटा होगा, छोटा होगा, और जब छोटा होगा तो इस कंडीशन में डेल V की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्या आएगी, नेगेटिव आएगी डेल V की वैल्यू। और जब डेल V की वैल्यू नेगेटिव आई, खुद का दिमाग लगाओ, तो इस फार्मूले में क्या आएगा, ये वैल्यू यहां तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव, यानी वर्क क्या होगा, वर्क किस में होगा, पॉजिटिव में होगा, किस में होगा, पॉजिटिव में। और आपको मैं पहले ही बता रखा हूं ये चीज कि अगर सिस्टम पर काम किया जा रहा है, वर्क
डन ऑन द सिस्टम, तो क्या हुआ, सिस्टम का फायदा होगा, यानी सिस्टम पर काम किया जाएगा, यानी इस पे प्रेशर दिया जाएगा, इसको कंप्रेस किया जाएगा। तो जब कंप्रेस किया जाएगा तो क्या होगा, सिस्टम पर काम किया जा रहा है तो सिस्टम का फायदा हुआ, यानी वर्क क्या हुआ, पॉजिटिव में आया। ये पहले ही मैं बता रहा हूं, इसको आपको बता चुका हूं, यहां प्रूव कर लीजिए आप इसको कि अब इस पे काम किया जा रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क क्या हुआ, पॉजिटिव। और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो सिस्टम को काम करना पड़ रहा है, सिस्टम को काम करना पड़ रहा है, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इस कंडीशन में यहां पे वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, सिस्टम का नुकसान हुआ। तो यह आपका था प्रेशर वॉल्यूम वर्क को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैथमेटिकल टर्म क्या है, इसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आपने देख लिया। उसको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में किस तरह से अप्लाई करेंगे, और अगर हमारा कोई सिस्टम है तो उस सिस्टम में एक्सपेंशन हो रहा है तो उसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, और उस सिस्टम में कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये आपने देख लिया। अब इसको आप थोड़ा सा धैर्य रख करके इसको आप 5 मिनट बहुत सावधानी से इस पॉइंट को देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। पूरी तरह से जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो, और ठंडे दिमाग से, कोई किसी प्रकार का बाहरी नॉइज न हो, आप आराम से देखिए तो ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स का बहुत अहम पॉइंट है, तो आपसे उम्मीद हम यही करते हैं कि आप इसको देखेंगे। अगले सेशन में हम आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त।